आज का टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, देखो क्लास 11th में हमने डिमांड पढ़ा था। वहाँ पर पढ़ा था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, राइट। तो उसको हम कहते थे इंडिविजुअल डिमांड। When all consumer are willing to buy a commodity at different possible prices, that was called market demand. But here क्या है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड। What is the difference between individual, market and aggregate? इंडिविजुअल और मार्केट ये हम पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और यहाँ पर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एज ए होल, मतलब हम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे। एग्रीगेट डिमांड को हिंदी में कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? समग्र मांग, राइट। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, यहाँ पर समग्र मांग का मतलब ये है कि आप ये सोच लीजिए कि एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स कौन कौन से हैं? 4। ठीक है, हाउस होल्ड्स जिसको परिवार कहते हैं, फर्म्स, ठीक है, जिसको फर्म हिंदी में भी फर्म कहते हैं, गवर्नमेंट सरकार, एंड फॉरेन सेक्टर्स। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, और ये सेक्टर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करते हैं, उन सब सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन करें तो बेसिकली क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एडी रेफर्स टू सम of all goods and services, all goods and services that all sectors of an economy are willing to buy during a year। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर मतलब एक साल में जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री के, वो जो भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेंगे, उसी के सम को हम क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। ठीक है, मतलब समग्र मांग से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों द्वारा खरीदे गए वस्तु एवं सेवाओं के मांग के जोड़ से। समझ में आ रही बात? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है मैंने? विलिंग। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर? विलिंग। विलिंग का मतलब होता है कि आप खरीदना चाह रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो डिमांड है वो एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो प्लान्ड। आई एम प्लानिंग टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेक्स्ट ईयर या इन अ फ्यूचर, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एडी कहेंगे। आ रही बात समझ में? जो मैंने खरीदा डेट इज नॉट एडी, जो आप खरीदना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो एडी डिस्कस कर रहे हैं वो प्लान्ड एडी है, नॉट अ एक्चुअल एडी। प्लान्ड एडी को कहते हैं नियोजित समग्र मांग। समझ में आ रही बात? वास्तविक समग्र मांग हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्लान्ड। 11th क्लास में भी अगर आपने डिमांड पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। आ रही बात समझ में? तो एक तो पहली बात ये हो गया कि विलिंग वर्ड यूज हुआ है, और दूसरा यहाँ पर है ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी।
अगर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात करें, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो हमारे पास 4 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, मतलब 4 सेक्टर्स होता है। अरे बात समझ में, जिसमें से फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड्स, दूसरा है आपका फर्म, थर्ड है आपका गवर्नमेंट और फोर्थ है आपका फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये जो खरीदेंगे इसी के सम को हम समग्र मांग या एडी कहते हैं। अब हाउस होल्ड्स जो भी खर्च करता है तो उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपभोग व्यय। उपभोग व्यय। फर्म जो खरीदता है उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि फर्म किसके लिए खरीदता है? इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं निवेश व्यय। सरकार जो खरीदता है उसे कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरकारी व्यय। और फॉरेन सेक्टर्स से जो हम डील करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे कहते हैं शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब एडी के जो कंपोनेंट्स हैं, घटक जिसको कहते हैं, वो 4 हैं। क्या क्या है एडी के कंपोनेंट्स? एक तो है सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा है आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड है आपका जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और प्लस है आपका एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। तो ये आपके क्या है? कंपोनेंट है किसके? एडी के। ठीक है, एडी इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स और माइनस एम। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात और माइनस आयात। समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर नंबर 7 में करना क्या है कि हमें सारे कंपोनेंट को डिटेल से समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सी प्लस आई। क्यों इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सी प्लस आई? इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में जो एडी है वो 2 सेक्टर में है। अरे बात समझ में? 2 सेक्टर में, 2 क्षेत्र में है, और 2 क्षेत्र में हम किसको किसको लेते हैं? हाउस होल्ड्स को लेते हैं और फर्म को लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को ले ले तो इसको कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, और अगर हम फॉरेन को ले ले तो इसे कहते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। थियोरेटिकली हम GXM की बात करते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स बनता है उसमें ओनली सी प्लस क्या करेंगे? आई करेंगे। जैसे कि अगर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करूं यहाँ पर, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी जो होगा वो होगा सी प्लस आई। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मैं 3 सेक्टर्स की बात करूं, 3 सेक्टर्स इकोनॉमी, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो एडी इक्वल्स टू क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी। और अगर मैं 4 सेक्टर की बात करूं, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तो 4 सेक्टर मॉडल में जो है एडी इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ में आ रही बात? तो ये और ये जो आपका 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, इन दोनों को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी कहते हैं इसको? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि आपका अर्थव्यवस्था बंद हो गया,
बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि आपका फॉरेन सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, जो भी ट्रेड हुआ है वो विद इन अ कंट्री हुआ है, अपने देश के अंदर हुआ है। और अगर हम इसको ले लें, फॉरेन सेक्टर को ले लें, तो इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आप विदेशों से भी व्यापार कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर एमसीक्यू में आता है ओपन इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑप्शन में या तो सी प्लस आई हो सकता है या सी प्लस आई प्लस जी है। अगर दोनों है तो बोथ आंसर होगा। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? इन चैप्टर नंबर 7 we will discuss about AD in two sector economy only। अब हम AD के सारे कंपोनेंट को समझते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है क्या? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? देखिए कंजम्पशन मीन्स क्या होता है? व्हेन कंजम्पशन रेफर्स टू द proportion of income of households that households are willing to spend on buying of goods and services। जो भी हाउसहोल्ड परिवार क्षेत्र अपने आय का भाग वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च करना चाहता है, उसी को उपभोग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कंजम्पशन को, तो कंजम्पशन बेसिकली क्या होगा? कंजम्पशन रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ, वैसे डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए यहाँ पर, बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ इनकम दैट हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मतलब परिवार क्षेत्र जो भी वस्तु एवं सेवा खरीदना चाहता है, उसी को हम कहते हैं कंजम्पशन। जहां पर फंक्शन की बात आती है, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। अरे बात समझ में? जहां पर कंजम्पशन फंक्शन की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है? रिलेशन। 11th में भी आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा होगा, इट मीन्स डिमांड का किसी के साथ रिलेशन है। उसी तरह कंजम्पशन फंक्शन मतलब रिलेशन। कंजम्पशन किसके साथ रिलेट करता है? इनकम के साथ। सिंपली अगर एज अ होल डिस्कस करें, एज अ इकोनॉमी डिस्कस करें, तो मेजरली कंजम्पशन किससे रिलेट करेगा? इनकम से। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, वी ऑल नो डैट। और जैसे जैसे इनकम कम होता है, कंजम्पशन भी क्या होता है? कम होता है। सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स कंजम्पशन और इनकम में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है। लोगों की आय में जैसे जैसे वृद्धि होगी, उपभोग में भी वृद्धि होगी, और आय में कमी होगी तो उपभोग में भी क्या होगी? कमी होगी। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। मतलब कंजम्पशन फंक्शन refers to a functional relation between income of households and consumption, right? इनकम और कंजम्पशन के बिटवीन में जो भी रिलेशन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। एंड वी नो डैट कि इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होने से कंजम्पशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा? घटेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसी पर्सन की अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन क्या होगा? इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन क्या होगा? 0। कोरोना में बहुत सारे लोगों की इनकम 0 थी, तो सभी मर गए?
कुछ ना कुछ तो कंजम किया ना। कैसे किया कंजम्पशन? उधार लेके, या हो सकता है पास्ट में पैसा बचाया होगा सेविंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम ना भी ले तो कंजम्पशन इक्वल टू होगा सी बार। क्या होगा? सी बार को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है तो उस जीरो इनकम पर जितना कंज्यूम करेगा उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन दैट कंज्यूम्ड एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आय के शून्य स्तर पर किए गए उपभोग को क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं। राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो नो डाउट कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा है तो मान लीजिए अपने लाइफस्टाइल पे 5,000 खर्च कर रहा है, उसकी जॉब लग गई, वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, तो 10,000 मैं कह रहा हूँ पूरा 10,000 खर्च कर रहा है, ये भी मान लेता हूँ। अब वो 20,000 कमा रहा है तो क्या पूरा 20,000 खर्च कर देगा? 40,000 कमाएगा, पूरा 40,000 खर्च करेगा? नहीं, कुछ प्रपोर्शन वो सेव भी करता है फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। राइट। तो अकॉर्डिंग टू केंज वॉज एन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे थ्योरी दिया था उन्होंने। केंज एक अर्थशास्त्री थे। तो अकॉर्डिंग टू केंज, एज इनकम ऑफ पीपल राइजेज कंजम्पशन ऑल्सो राइजेज बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन। जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन समान अनुपात में नहीं होती है। अगर मेरी इनकम डबल हो गई है तो इट डजंट मीन दैट कि मेरी कंजम्पशन भी डबल हो जाएगी। राइट। क्योंकि कुछ प्रपोर्शन में उसका बचा के रखूंगा। तो जितना प्रपोर्शन खर्च करता हूं उसको मैं कहता हूं बी। क्या कहता हूं? बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी इनकम कुछ नहीं है तो मान लीजिए आप 5,000 खर्च कर रहे हैं। राइट। तो कंजम्पशन इक्वल टू 5,000। कब? जब इनकम शून्य है। लेकिन आप जो है यहां पर सपोज 40,000 कमाने लगे, आ रही बात समझ में? तो आपके खर्चे क्या 45,000 हो जाएंगे? नहीं, 40,000 का कुछ प्रपोर्शन ही तो खर्च करोगे। मान लेते हैं कि मैं 70% खर्च कर रहा हूँ। कितना खर्च कर रहा हूँ? 70%। तो ये जितना परसेंट मैं खर्च कर रहा हूँ उसी को मैं कहता हूँ बी। मैंने लास्ट क्लास से आपको बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। इट रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो भी फंक्शनल रिलेशन होगा, फलनात्मक संबंध होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होने से कंजम्पशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था ना ये। अब ये भी बताया था मैंने कि C इक्वल्स टू क्या होता है? C बार प्लस BY। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है और उस जीरो इनकम पर जितना कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि किसी इकोनॉमी में लोग अनएम्प्लॉयड है फिर भी 100 करोड़ का खर्चा हो रहा है। अरे बात समझ में? तो दिस इज C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हिंदी में कहते हैं स्वायत्त उपभोग। इससे अभिप्राय उस उपभोग व्यय से है जब आय का स्तर क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए इनकम 500 करोड़ इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज हो गया तो जरूरी नहीं कि सारा ही पैसा खर्च करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी नो डाउट कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं होगा। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 40,000 खर्च कर रहा हूँ, मेरी इनकम 1 लाख हो जाएगा तो मेरी
कंजम्पशन क्या 80,000 हो जाएगी? डबल नहीं, इंक्रीज होगा नो डाउट, 40 से 50 हो जाएगा, 60 बट 80 नहीं होगा, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए अगर 500 करोड़ इनकम है इकोनॉमी की, कुछ तो वो बचाएगा फ्यूचर के लिए। तो मान लीजिए 70% वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 70% क्या कर रहा है? तो 30% क्या हो रहा है? बचा रहा है। अरे बात समझ में? तो ये जो 500 करोड़ है ये हमारी क्या है? इनकम है। क्या है ये? आइए, जितना 70% खर्च कर रहा है ये क्या है? बी है। ठीक है, बी मतलब एमपीसी। इसीलिए C इक्वल्स टू क्या होता है? C बार प्लस बी वाई। जैसे कि इसको एक टेबल से समझाता हूँ। यहाँ पर Y ले लिया मैंने 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। और यहाँ पर C ले लिया है, आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर C ले लिया है 50 प्लस 0.8y। ठीक है, 50 प्लस 0.8y। 50 क्या है यहाँ पर? 50 क्या है यहाँ पर? C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0.8 क्या है? B, MPC। अब Y क्या है? नेशनल इनकम। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। मैंने अपनी मर्जी से माना है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है और MPC 0.8 है। ठीक है, तो 50 प्लस क्या होगा? 0.8y। आपकी मर्जी, आप पेपर में इसको 50 की जगह अगर 60 लिख देते या 100 लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.8 की जगह आपको 0.7 लिख दिया, 0.6 लिख दिया, 0.9 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स योर चॉइस कि आप क्या एज्यूम करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू रखूँ, y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू रख दूँ 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 50। अगर मैं 100 इंटू 0.8 करूँ तो कितना होगा? 100 इंटू 0.8 करेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 0 कट गया, 10 8 जा कितना हो गया? 80। और 80 प्लस 50 कितना हो गया? 130। समझ में आ रहा है? 200 इंटू 0.8 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा दिया, 10 हो गया, 0 0 कट गया, 28 जा कितना हो गया? 160। और प्लस 50 कितना हो गया? 210 हो गया। समझ आ रहा है? उसी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 80 इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर भी 80 ऐड कर दो 290, फिर 80 ऐड कर दो 370, फिर 80 कर दो ऐड 450, फिर 80 कर दो 530। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन का वैल्यू निकाल लिया। अब सपोज करो पेपर में आता है कंजम्पशन कर्व बनाने के लिए, कंजम्पशन का डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो डायग्राम को कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर देखो, एक मैंने एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया है और यहाँ पर वाई एक्सिस लिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस पर हमेशा नेशनल इनकम आता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अदर वेरिएबल आता है। मैं किसको शो कर रहा हूँ? कंजम्पशन को। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू कितना है? 0, यहाँ ले लिया मैंने 100, यहाँ आ गया आपका 200, ठीक है, 300, 400, 500, 600, कहाँ तक है ये? 600 तक ही है ना, यहाँ 600 आ गया। और यहाँ पर भी मैंने ले लिया 100, 200, 300, 400, थोड़ा छोटा ले लेता हूँ यार, ज़्यादा वैल्यू हो गया ये। सौ, 200,
300, 400, 500 और 600। जीरो पे कितना है? 50। तो यहाँ पर जीरो पे हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 पे कितना है? 130। 100 पे आपका 130 ये हो गया। उसके बाद 200 पे कितना है? 210। 210 आपका ये हो गया। फिर 300 पे कितना है? 290। 290 आपका ये हो गया, ठीक है। फिर 400 पे कितना है? 370। 400 पे 370 ये हो गया। मतलब इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनता जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? कंजम्पशन फंक्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल लीनियर होगा ऊपर की तरफ। लीनियर क्यों हो रहा है इसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन लीनियर क्यों हो रहा है। लीनियर इसलिए हो रहा है, C इक्वल्स टू मैंने क्या एज्यूम किया है? 50 प्लस 0.8y। लीनियर इसलिए हो रहा है कि वी नो डैट कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। वाई एक्सिस पर क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, जो कि हमने कितना एज्यूम किया है? 50 CR। इसीलिए वह ये जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो अगर पेपर में आता है कि ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल लेकर के कर्व बना करके एक्सप्लेन कर देंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक इनकम लाइन आती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री पर होता है। 45 डिग्री पर क्यों होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं इनकम लाइन को ड्रॉ करूं तो इनकम लाइन आपका ऐसा बनता है, ठीक है। 45 डिग्री मैं यहाँ ले लेता हूँ। सारी बात समझ में? तो जब भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप एक्सिस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर इन द गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम एंड वाई एक्सिस represents कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। आपने पहले एक्सिस को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाई एक्सिस से। तो यहाँ पर लिखेंगे कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। क्यों हो रहा है भाई वाई एक्सिस से? बिकॉज वी नो डैट बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर ऑलवेज बी सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जो कि कितना एज्यूम किया है? 50 CR। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद थर्ड आप एक्सप्लेन करेंगे कंजम्पशन कर्व, ठीक है, स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। क्यों अपवर्ड स्लोप्स हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी क्या होता है? बढ़ता है। तो ड्यू इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? एंड कंजम्पशन कर्व कौन सा है? लीनियर लाइन। कंजम्पशन कर्व क्या है आपका? कंजम्पशन कर्व इज अ लीनियर इसलिए है
क्योंकि लीनियर लाइन तभी वो बनता है जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो। एक चीज़ याद रखना, जब रेट ऑफ चेंज अलग अलग होता है ना, उसका लाइन कभी भी लीनियर नहीं बनता है। इसमें लीनियर लाइन इसलिए बना है क्योंकि ये जो MPC है वो हमने 0.8 लिया है। अगर यहाँ पर 0.8 ले, यहाँ पर 0.9 ले, यहाँ पर 0.6 ले, अलग अलग वैल्यू ले, तो ये कभी भी लीनियर नहीं बनेगा। तो कंजम्पशन कर्व इज अ लीनियर लाइन ड्यू टू कांस्टेंट MPC, ड्यू टू कांस्टेंट MPC, ठीक है। और वो कितना है, डेट इज 0.8। समझ में आ रही बात? हो गया कंजम्पशन कर्व का एक्सप्लेनेशन। सर अगर 0.6 लेंगे तो फिर वाली पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्या 0.6 लोगे तो? अगर भी हमें 0.6 हाँ, लाइनर तो भी लीनियर होगा। कोई भी वैल्यू लो, कोई भी एक वैल्यू लोगे, 0.6 तो सब पे 0.6। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक टॉपिक है हमारा जिसको हिंदी में कहते हैं सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु, ठीक है। तो देखिए पहले ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट refers to that point at which consumption expenditure is equal to नेशनल इनकम, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब देयर इज नो सेविंग इन एन इकोनॉमी। आपका सेविंग क्या है, जीरो, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा है हमारा। और ना ही डिस सेविंग है। डिस सेविंग मतलब ना आपको कर्ज हो रहा है और ना ही आपकी सेविंग हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ रही बात? अब पेपर में आता है कि पहले तो ये 1 मार्कर में आ जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। हो सकता है डायग्राम में भी प्रेजेंट करने के लिए आ जाए। तो डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को, देखिए। देखो ये हमारा ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा इनकम लाइन है। एक चीज़ याद रखना, इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री पर होता है। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। ये आपका इनकम लाइन है, ठीक है। दिस इज 45, यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे हम, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, इनकम रेखा है। डिग्री नहीं 450 लग रहा, ऊपर में डिग्री लिखा है, पॉइंट, ठीक है। कोई बात नहीं। अब दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने अभी पढ़ा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका ऐसा होता है, यही पढ़ा ना आपने। वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, अपवर्ड स्लोप होता है और लीनियर लाइन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इट मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पर आपका y और c इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों आपस में क्या है,
इक्वल है, तो इस पॉइंट को मैंने ई से डिनोट किया है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इसे कहेंगे। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपका जितना इनकम है उतना ही आपका क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही बात? जितना इनकम है और उतना ही क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका इनकम है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बोला जाता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल कंजम्पशन और ये टोटल आपकी इनकम दोनों क्या है, इक्वल है। जितना वैल्यू, अगर मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू 100 है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अरे बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का, और ये आपका थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको शेड्यूल में दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल में भी दिखा सकते हैं। जैसे y ले लिया मैंने, 0 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 300 ले लिया, 400, 500, ठीक है, और यहाँ पर मैंने C ले लिया है 100 प्लस 0.5y, ठीक है, 100 प्लस 0.5y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, 0 रखूँगा तो 100 ही होगा ना, बोलो। यहाँ पर अगर यहाँ पर रखूँ मैं 100 इंटू 0.5 तो कितना हो गया, 50। 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 150। 200 इंटू 0.5 100, और 100 और 100 कितना हो गया, 200। कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 50-50 का, तो ये हो जाएगा 250, 300 और 350। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, इस पर कर दो ऑन, मैं रिकॉर्ड कर दूँ। हो गया रिकॉर्ड? ऑल है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी क्या है, 200 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर है? हाँ। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर y का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है 80 प्लस 0.8y, ठीक है, ये दे रखा है, और आपसे बोल रखा है कैलकुलेट, या एक सेकेंड रुक जाओ और थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूँ। यहाँ दे रखा है आपके पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसको कहते हैं, सी बार को कहते हैं ना। ये दे रखा है आपके पास 0.8, क्लियर है, और आपके, सॉरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 0.8 कहाँ होगा, 80 दे रखा है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको आप MPC कहते हैं और डिनोटेड बाय B, वो दे रखा है 0.8, और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु पर, ठीक है, y किसके इक्वल होता है, c के इक्वल होता है ना। y इक्वल्स टू c का फॉर्मूला क्या होता है, c बार प्लस by। y इक्वल्स टू c बार कितना दे रखा है, और b कितना दे रखा है, और y के जगह y आ जाएगा, ये इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस 0.8y इक्वल्स टू कितना हो गया, 80। 1y में से 0.8y माइनस करोगे तो 0. क्या होगा, 2y होगा, इक्वल्स टू 80। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या होगा,
डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 80 अपॉन 0.2, पॉइंट हटा दो तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 400। मतलब जब आपका इनकम 400 CR होगा तो कंजम्पशन भी कितना होगा 400 ही होगा। मतलब ये 400 शो कर रहा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। क्या मतलब हुआ इसका कि इस 400 पर कंजम्पशन भी कितना होगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप कंजम्पशन निकालो ना, C बार इक्वल्स टू BY, यही होता है। तो C बार कितना है 80 है, अब B कितना है 0.8 है, अब Y का वैल्यू मैं कितना रख रहा हूँ 400, तो 80, 4 8 जा 32, 320, 320 प्लस 80 कितना आ गया, तो कंजम्पशन भी कितना आया 400 ही आया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ गया। कंजम्पशन कर्व मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे जुड़ा प्रोपेंसिटी बताऊंगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और टाइम मिला तो सेविंग कर्व भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।